अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है संपूर्ण आईएएस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ और अपर पीसीएस, उसके लिए आप लगे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आपकी यही मेहनत आपको सफलता के शिखर तक ले जाएगी। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो लगे रहिए और डटे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है मॉडर्न इंडिया के लिए। और यूपी पीसीएस में यूपी अपर का एग्जाम हो या आरओ एआरओ हो, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने एनालाइज किया है और हम मॉडर्न इंडिया को टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे, जहां से सीधे डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज जिस टॉपिक को मॉडर्न इंडिया में हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ओके, तो आज का टॉपिक जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, तो क्या भारत में पहली बार यूरोपियन कंपनीज आ रही हैं? नहीं, पहली बार नहीं आ रही है। इससे पहले भी इंडिया और यूरोप के बीच व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में रोमन एम्पायर से जो ट्रेड हो रहा था उससे रिलेटेड बहुत सारे एविडेंसेस हमारी हिस्ट्री की बुक्स में आपको मिल जाएंगे। ये पहली बार हो रहा था कि यूरोपीय कंपनियां पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते भारत आती हैं। इससे पहले वो लैंड रूट से आ रही थी, अब वो सी रूट से आएंगी। ये चेंज हुआ। और कौन कौन लोग आए यूरोप से? तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए और स्वीडन के लोग आए इंडिया में सी रूट से। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों? क्या ऐसा रीजन था, क्या ऐसी परिस्थितियां थी यूरोप में जिसके वजह से इन्हें समुद्र के रास्ते से भारत आना पड़ा या साउथ ईस्ट एशिया में आना पड़ा? तो यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या परिस्थितियां बनी होंगी कि जिसके वजह से यूरोपियन लोगों को ऐसे आना पड़ा। ये आप इस मैप में देखिए, यहां पे इंडिया से या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक होते हुए यहां आप तुर्की पहुंचते हैं और इधर ये यूरोप है। ठीक है, तो एंशिएंट पीरियड में यूरोप के लोग साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से जो व्यापार करते थे, और किस चीज का व्यापार करते थे? ज्यादातर मसालों का व्यापार करते थे। ठीक है, मसालों का व्यापार करते थे। तो उसके लिए जो रूट था वो यही रूट था। इस रूट से आते थे, ऐसे भी आते थे। अब यहां पे एक बहुत बड़ा चेंज होगा 1453 में, यानी 1453 में, और जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा 1453 में। ठीक है, आइए देखते हैं वो क्या घटनाक्रम थी। तो यहां 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने इस पार्ट पे, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बेंजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, जिसकी कैपिटल थी कुस्तुंतनिया, जिसको प्रेजेंट में हम इस्तांबुल भी कहते हैं। तो इस एरिया पे ऑटोमन तुर्कों ने कंट्रोल कर लिया। और जब यहां पे कंट्रोल किया तो यूरोप के व्यापारी जो ट्रेड करते थे उस रूट को यूरोपियंस के लिए इन्होंने बंद कर दिया। अब जब वो रूट बंद हो जाएगा तो इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता खोजना होगा जिससे वो इस एरिया में पहुंचे अपने ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए। तब यूरोप के लोग समुद्री रास्ते की खोज करते हैं और साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पहुंचते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक यही रीजन था कि ऑटोमन तुर्कों ने यहां कंट्रोल कर लिया और उस कंट्रोल करने की वजह से ये यूरोपियन लोग पानी के रास्ते
एशियन कंट्रीज में आए। यहां सिर्फ एक रीजन नहीं था, इसको हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है, अगर वो आप समझ लेते हैं तो हिस्ट्री में ये पूरा जो यूरोपियंस का सिस्टम है उसको समझने में आपको बहुत आसानियां होगी। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था उस टाइम पे। ये आपके सामने मैप है, इसको देखिए। ये है आपका रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर दो भागों में बटा हुआ था। यह है आपका वेस्टर्न रोमन एम्पायर और यह है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी रोम, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको बेंजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था उसकी कैपिटल थी कुस्तुंतनिया, जिसको प्रेजेंट में इस्तांबुल भी कहा जाता है। ऑटोमन तुर्कों ने कहां कंट्रोल किया था? यहां पे। ठीक है, जब ऑटोमन तुर्कों ने यहां पे कंट्रोल किया तो यहां से बहुत सारे राइटर्स, पोएट, इंटेलेक्चुअल्स ये कहां भाग के गए? वेस्टर्न रोमन एम्पायर में। और जब ये लोग यहां से यहां जाएंगे तो यहां पे आती है बौद्धिक क्रांति। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो अपने साथ ले जाते हैं और उनका जो नॉलेज था उससे वहां पे एक क्रांति लाएंगे वो। ठीक है, और क्या होता है यहां पे? यहां कंडीशन क्या थी जब ये लोग आए? ये जो यूरोप था वो मध्यकालीन युग यानी मिडिवल एज में जी रहा था। ठीक है, एक तरीके से सो रहा था, इसीलिए यूरोप की हिस्ट्री में उस पीरियड को डार्क एज कहा जाता है। चर्च का शासन था, फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवाद था। चर्च और सामंत मिलकर जनता का बहुत शोषण कर रहे थे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। इनका जो इकोनॉमिकल मॉडल था वो भी बहुत करप्ट था। सोसाइटी के लोग बिल्कुल सोए हुए थे, वो शोषण से पीड़ित थे। लेकिन जब ये लोग यहां पहुंचेंगे तो यहां पहुंच के ये क्या करते हैं? एक बहुत बड़ी क्रांति को जन्म देते हैं, और उस क्रांति को कहा जाता है रेनेशा और इनलाइटमेंट, यानी हिंदी में पुनर्जागरण और प्रबोधन। इस पुनर्जागरण और प्रबोधन ने यूरोप के पूरे सिस्टम को ही बदल डाला। लोग अब बिल्कुल तार्किक ढंग से वहां सोचने लगे, और जितने भी सेक्टर्स थे, चाहे वो यूरोप का इकोनॉमिकल मॉडल हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर विज्ञान का विकास हो, या एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हो, हर क्षेत्र में इस रेनेशा और इनलाइटमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पे यहां पे प्रभाव डाला। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम धर्म की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो यहां कैथोलिक चर्च था जो बहुत ऑर्थोडॉक्स था और बहुत ज्यादा अंधविश्वास सोसाइटी में फैला रखा था, उसने लोगों का शोषण कर रहा था। लेकिन अब इसके अगेंस्ट लोग खड़े होने शुरू हो गए, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और जिन्होंने प्रोटेस्ट किया अंधविश्वास के अगेंस्ट, उन्हीं को प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसको लीड किया था मार्टिन लूथर ने। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ? रिलीजियस रिफॉर्म हुए, धर्म में सुधार हुए। उसके अलावा अगर हम सोसाइटी की बात करें, अगर हम समाज की बात करें, तो यूरोपियन समाज के लोगों में भी बहुत ज्यादा जागृति आई। ठीक है, क्योंकि मेंटल लेवल पे ये जो लोग आए थे, इन्होंने जो क्रांति की थी उसका असर इनके दिमाग पे पड़ा, और ये अब रेशनल हो गए, साइंटिफिक अप्रोच से सोचने लगे, ये तर्क करने लगे, ये बहुत हद तक अंधविश्वासों से बाहर निकले। इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासनिक चेंज भी आया। प्रशासनिक चेंज आया, जो वो चर्च और फ्यूडल्स मिलके यूरोपियन सोसाइटी को लूट रहे थे, जनता ने उनको उखाड़ फेंका। नेक्स्ट चेंज आया यूरोप के अर्थव्यवस्था में, उनके इकोनॉमिकल मॉडल में। अभी तक तो फ्यूडलिस्टिक सिस्टम था, अब क्या हुआ? वहां पे प्रोडक्शन होने लगा। ठीक है, प्रोडक्शन होने लगा और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, पूंजीवाद का।
पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट आया। अब यूरोप में क्या होने लगा कि कंपनियां बनने लगी, फैक्ट्रियां बनने लगी, और उन कंपनियों और फैक्ट्रियों में चीजों का उत्पादन होने लगा, प्रोडक्ट्स बनने लगे। ठीक, तो इतने सारे परिवर्तन कैसे हुए कि 1453 में जब ऑटोमन ने वहां कंट्रोल किया और वहां से ये सारे लोग इधर आए और एक बौद्धिक क्रांति यहां लेके आए, एक चेतना लेके आए, और उस चेतना ने यूरोप के पूरे समाज पे प्रभाव डाला। ठीक, एक छोटी छोटी चीजों ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला। प्रिंटिंग प्रेस यहां जब यूरोप में बनता है तो लिटरेचर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाती है। हम आते हैं इकोनॉमिकल मॉडल पे, क्योंकि हमारा चैप्टर इसी से जुड़ा हुआ है। तो जब फैक्ट्रीज बनी, कंपनी बनी यूरोप में, और यहां पे क्या होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, यानी उत्पादन होने लगा। तो इस प्रोडक्शन में जो चीजें उत्पादित हो रही थी उनको बेचना था, और बेचने के लिए न्यू मार्केट चाहिए थी, यानी एक नया बाजार चाहिए था जहां पे अपना ये सामान बेच सके, क्योंकि उस समय यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी और उसको बहुत बड़े पैमाने पे ये दुनिया में बेचना चाहते थे। दूसरी, कंपनी में अगर कोई आपको प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कच्चा माल चाहिए। क्या चाहिए? न्यू मार्केट और रॉ मटेरियल। तो इसके लिए यूरोप के बिजनेसमैनों ने और वहां के शासक ने, वहां के किंग्स ने, वहां के नाविकों को बहुत बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया और बोला कि तुम दुनिया के हर एक कोने में जाओ और वहां से नई जगहों को वहां जाके ढूंढो, ताकि हमें एक नई और बड़ी मार्केट मिल सके जहां पे हम अपने प्रोडक्ट भी बेच सकें और वहां से हम रॉ मटेरियल भी ला सके। तो उसी क्रम में यहां के बहुत सारे नाविक दुनिया के हर एक हिस्से में निकले, और एक पुर्तगाली नाविक जो है भारत पहुंचता है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा समझाने का बस इतना मतलब था कि उस टाइम पे जो इंडिया पुर्तगीज आए थे सबसे पहले, या अदर जो कंपनीज आई थी, वो सिर्फ एक रीजन से नहीं आई थी कि यहां पे 1453 में कंट्रोल कर लिया था ऑटोमन तुर्कों ने और वो सीधा चले आए। वो भी एक रीजन था, वो भी एक रीजन था, लेकिन ये सारे इतना ब्रॉडर रीजन भी था इसके पीछे, है ना। अब देखते हैं, जब खोज शुरू हुई तो उसमें ज्यादातर लीड किया पुर्तगाल और स्पेन ने। आप देखेंगे खोज में बहुत ज्यादा ये दो कंट्री एक्टिव रहे, क्योंकि यहां के जो किंग्स थे, अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं, हेनरी नेविगेटर कहा जाता है उनको, प्रिंस हेनरी नेविगेटर, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे प्रोत्साहन दिया और फाइनेंशियल फंडिंग की थी उस खोज के लिए। तो उसी खोज में इंडिया को खोजने के लिए कोलंबस निकला था, और कोलंबस ने क्या कर दी थी, अमेरिका की खोज कर दी थी। उसके बाद 1497 में कोलंबस निकले इंडिया को ढूंढने के लिए, और 1498 में वो इंडिया पहुंचते हैं, साउथ इंडिया। ठीक है, तो आइए अब आगे देखते हैं। अब क्या होता है कि जब कोलंबस यहां से निकलते हैं तो वो तो ढूंढ नहीं पाते हैं, वो पहुंच जाते हैं अमेरिका। वास्को डिगामा ये साउथ अफ्रीका के नीचे से होते हुए कहां पहुंचते हैं, दक्षिण भारत। वास्को डिगामा कब पहुंचते हैं, 1498 में। और किसने इनकी मदद की थी यहां पहुंचाने में, तो एक गुजराती थे जिनका नाम था अब्दुल माजिद। किसी बुक्स में उनको मछुआरा भी कहा जाता है, किसी बुक में उनको बिजनेसमैन भी कहा जाता है, ये फैक्ट आता है। तो 1498 में अब्दुल माजिद की हेल्प से वास्को डिगामा पहुंचते हैं साउथ इंडिया में। यहां एक बंदरगाह है केरला में, कालीकट, और कालीकट में इनका स्वागत करते हैं जमोरिन, जो वहां के शासक थे। लेकिन इस साउथ इंडिया में पहले से जो अरबी ट्रेडर्स थे, अरबी व्यापारी थे, तुर्की व्यापारी थे, इजिप्ट के व्यापारी थे, उन लोगों ने विरोध करना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है कि जब आप एक जगह आपका सिस्टम हो और कोई नया आए
तो उसका विरोध होगा ही। तो इसका विरोध भी हुआ था वास्को डी गामा का, है ना। अब आइए वास्को डी गामा से रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट बात है जो यहां हमें समझ लेनी है। जब ये पुर्तगीज इंडिया आए थे, यानी वास्को डी गामा जब पहली बार आया था, तो ये भी हमें देखना होगा कि उस टाइम पे इंडिया की क्या कंडीशन थी। तो इंडिया में सेंटर में मुगल्स थे और छोटे छोटे स्टेट थे, ठीक है। और इंडिया की सेंटर पावर और स्टेट की जो पावर थी वो अभी मध्यकाल युग में जी रहे थे। इनके वेपन्स, इनकी टेक्नोलॉजी, इनकी सोच सब मध्यकालीन थी, मिडिवल पीरियड की। और ये जो यूरोपियंस आ रहे थे, यूरोप में जो इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ था, तो ये मॉडर्न एज में चले गए थे। मॉडर्न एज में जाने का क्या मतलब होता है कि मानसिक और बौद्धिक स्तर के साथ साथ यूरोप का समाज, यूरोप की टेक्नोलॉजी, यूरोप का इकोनॉमिकल सिस्टम सब बदल चुका था। पूरी दुनिया मॉडर्न एरा में जी रही थी और मिडिवल एरा में, और यूरोप जो है मॉडर्न एरा में पहुंच गया। और सबसे बड़ी जो इनकी खोज, ये पानी पे कंट्रोल करते हैं, समुद्र पे जो कंट्रोल करते हैं, उस समय की ये एक नई टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि व्यापार लैंड रूट से हो रहा था। और इस पानी पे जब वो कंट्रोल करेंगे, जब जहाज लाएंगे, जहाजी बेड़ा लाएंगे, उस पर आर्मी लाएंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि ये और किसी के पास नहीं था जो यूरोपियंस के पास था। तो ठीक वही भारत के साथ भी हो रहा था। हमारे जो किंग्स थे वो मिडिवल पीरियड में जी रहे थे, चाहे सेंटर पावर हो चाहे स्टेट पावर हो, ये आपस में लड़ते थे। और इनका फायदा देखेंगे कि पुर्तगीज के बाद और भी यूरोपियन कंपनीज आएंगी भारत, जिन्होंने एक एक करके इसका फायदा उठाया। पहले तो वो ट्रेड करने के लिए आते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि हम इनसे हर चीज में श्रेष्ठ हैं, टेक्नोलॉजी में श्रेष्ठ हैं, हमारा इकोनॉमिकल मॉडल इनसे आगे है, तो यहां पे ये मालिक बन जाएंगे और इनको बना लेंगे गुलाम। ये बहुत सारी एशियन कंट्रीज का यही हाल होता है, और अफ्रीका में भी यही करते हैं। और यहाँ के जितने रिसोर्सेज हैं उसको निचोड़ के वो लेके जाते हैं यूरोप, और अपने घरों को, महलों को, आज का जो यूरोप चमकता हुआ देखते हैं, वो अफ्रीका और एशिया के लोगों का जो खून पसीना रिसोर्सेज थे उसका निचोड़ा हुआ, कहते हैं ना, माल है जो यहाँ पे यूरोप चमकता है। ठीक, तो ये हमने समझ लिया कि जब ये आए यहाँ पे तो इंडिया की क्या कंडीशन थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। उससे पहले ये भी एक फैक्ट देख लीजिए जो यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। क्या ये फैक्ट कि पुर्तगीज एक नाविक था बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने 1487 में केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका की ये जो नीचे वाला पार्ट है, उसकी खोज की थी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो स्पेन का रहने वाला था, 1492 में उसने अमेरिका की खोज की, ये इंडिया को ढूंढने निकला था। वास्को डी गामा 1498 में जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, उन्होंने भारत की खोज की थी। तस्मान हॉलैंड के रहने वाले थे, 1642 में इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की। और कैप्टन जेम्स जो ब्रिटेन के रहने वाले थे, 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ये सीधा यूपीपीसीएस में और अदर स्टेट पीसीएस में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए वास्को डी गामा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहला यह है कि प्रिंस हेनरी जो किंग थे पुर्तगाल के, इनको द नेविगेटर भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे यूरोप में खोज को बढ़ावा दिया था, खास तौर पे पुर्तगाल में। वास्को डी गामा फर्स्ट यूरोपियन था जो जल मार्ग के रास्ते ऑफिशियली इंडिया आया। नेक्स्ट, पुर्तगाली शासक डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा भारत आया था, और वो जिस जहाज से आया था उसका नाम था हेक्टर। 8 जुलाई
1497 को वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला इंडिया आने के लिए। 70 में 1498 को वो कालीकट बंदरगाह पहुंचता है, जो कहां है? केरल। इसको गाइड किसने किया था? यानी जो पथ प्रदर्शक था वो अब्दुल मजीद थे, एक गुजराती थे, और वहां के शासक जमहूरियन ने स्वागत किया था। और ये जो वास्को डिगामा इंडिया आए थे, यहां से जो वो मसाला लेके गया यूरोप, तो आने जाने का जो खर्च था, अगर उसको हम काट दें, जितना वास्को डिगामा का खर्च हुआ होगा, तो इसने 60 गुना लाभ पे इंडियन मसालों को यूरोपियन बाजार में बेचा। तो आगे आप देखेंगे कि यूरोप में अदर कंट्रीज जो हैं, वो भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि यार ये तो पुर्तगीज जाके इतना सब कुछ कमा के आ रहा है, मसालों से इतना कमा रहा है, तो वो भी आएंगे। और इनके बीच, यूरोपियन कंपनियों के बीच इंडिया में भी एक बहुत टफ कंपटीशन होगा, जिसमें लास्ट में आपको पता ही है कि अंग्रेज जीतते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि वास्को डिगामा 2 बार इंडिया आया था, लेकिन एक्चुअल में वास्को डिगामा 3 टाइम्स इंडिया आया था। और लास्ट में जब वो आया था 1524 में, तो वो भारत में वायसराय बन के आया था। ये जितने भी पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, ये टू द पॉइंट हैं, जहां से वास्को डिगामा को लेकर आपसे पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वास्को डिगामा की जो डेथ हुई थी 1524 में हुई थी, कहां पे? कोचिन में, और वहीं पे इसकी समाधि भी है। कोचिन में वास्को डिगामा की समाधि भी है। और 1503 में जो फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री थी, वो कहां लगाई गई? कोचिन में। अब आइए आगे देखते हैं कि वास्को डिगामा के बाद कौन सा पुर्तगीज भारत आता है। तो वास्को डिगामा के बाद जो नेक्स्ट पुर्तगीज था, वो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में भारत आता है। ये क्वेश्चन सीधा यूपीपीसीएस में पूछ लिया जाता है। और ये दूसरा पुर्तगीज था, फ्रांसीसी नहीं, दूसरा पुर्तगाली था, जो 1500 ईस्वी में जहाजी बेड़ों के साथ भारत आया। क्यों आया? क्योंकि उस टाइम पे जब वास्को डिगामा आया था, तो वहां गुजरात में, साउथ इंडिया में जो यहां पे अरबी थे और तुर्की और कुछ इजिप्ट के व्यापारी थे, वो लोग विरोध कर रहे थे, खास तौर पे अरब के लोग। तो इनको कंट्रोल करना था। तो ये आता है और अरब व्यापारियों से युद्ध होता है, उनको पराजित करता है, और वहां के साउथ इंडिया के जो किंग्स थे, उनसे क्या करता है? फ्रेंडशिप करता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब देख लेते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर थे। दूसरा, ब्लू वाटर पॉलिसी को फर्स्ट टाइम इंडिया में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। अब ये जान लेते हैं कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। ये आप देखिए नीचे, ये हिंद महासागर है, और पुर्तगीज ये चाहते थे कि इस पूरे हिंद महासागर पे और इधर अरब सागर पे भी इनका कंट्रोल हो। यहां से जो भी ट्रेड करे वो हमें टैक्स दे, तभी हम उनको ट्रेड करने की परमिशन यहां पे देंगे इस एरिया में। लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सके थे। हालांकि इन्होंने 1-2 युद्ध भी किए थे, जो जैसे चौल का युद्ध है। इसके अलावा इन्होंने गुजरात, मिस्र और तुर्की की जो ज्वाइंट सेना थी, उनको भी हराया था। ठीक है, लेकिन ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो इनकी थी, वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। कहीं कहीं किसी किसी एग्जाम्स में ये पूछ दिया था चौल युद्ध के बारे में, और गुजरात और मिस्र और तुर्की की जो सेना को इन्होंने हराया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। लेकिन इनकी ये पॉलिसी बिल्कुल सफल नहीं रही।
अब देखते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये ऐसा शासक था पुर्तगीज में जो बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा इंडिया में और बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा जिससे पुर्तगीज एम्पायर इंडिया में बहुत मजबूत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक इनका कार्यकाल होता है। और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोचिन को अपनी कैपिटल बनाया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचिन को अपना कैपिटल बनाया और भारत में अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके अलावा 1510 में इन्होंने गोवा को बीजापुर के शासक आदिल शाह से क्या किया? जीत लिया। उससे बढ़ के इन्होंने 1511 में मलक्का और हरमुज पे भी कंट्रोल किया, उसको भी जीता। इसके साथ साथ इन्होंने भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन दिया। क्यों दिया? इसलिए दिया कि ईसाईयत को बढ़ावा दिया जा सके। पुर्तगाली लोगों की जनसंख्या बढ़ानी थी। क्यों बढ़ानी थी? वो एक स्ट्रेटेजिक पोर्शन था। जब आपकी पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी तो आपका थोड़ा सा कंट्रोल और बढ़ेगा, है ना। इसके अलावा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने एरिया में सती प्रथा को बंद करा दिया। ही वाज द फर्स्ट कि जिसने सती प्रथा को बंद कराया। और 1515 में गोवा में पहले चर्च का निर्माण कराया, जिस चर्च का नाम था सेंट जेवियर चर्च। ये सारे जो पॉइंट है सीधे सीधे आपके यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और 1515 में गोवा में इसकी मृत्यु होती है, वहीं इसकी समाधि भी है अल्बुकर्क की। अब आइए समझते हैं जो अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लागू नहीं कर पाया था, उस पॉलिसी को कैसे अल्बुकर्क लागू करेगा, जिसका नाम था कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था, है ना। आइए देखते हैं वो क्या सिस्टम था। तो 1511 में अल्बुकर्क ने मलक्का पे कंट्रोल कर लिया। अब इस साइड से आपको इधर जाके व्यापार करना है इन कंट्रीज के साथ, तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक जगह थी जहां पे क्या किया, अल्बुकर्क ने कंट्रोल कर लिया। उसके अलावा यूरोप से ट्रेड इस रूट से भी होता था, तो हरमुज पे भी इसने 1515 में कंट्रोल कर लिया। अब जब इन दोनों जगहों पे कंट्रोल हो जाता है तो एक तरह से अरबियन सी और हिंद महासागर में पुर्तगालियों का टोटल कंट्रोल हो जाता है इसके टाइम पीरियड में अल्बुकर्क के। और एक सिस्टम वहां ये लागू करते हैं जिसको ये कार्टज आर्मेडा कैफिल सिस्टम कहते हैं, यानी कार्टज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। अब इसमें क्या होता है कि इस एरिया में चाहे इस साइड के लोग हों या इस साइड के लोग हों, अगर आपको व्यापार करना है और अगर आपके जहाजी बेड़े इसमें जाएंगे तो आपको किसको टैक्स देना होगा? पुर्तगीज को। और बिना इनके परमिशन के आप इस एरिया से नहीं गुजर सकते, ठीक है। तो ये जो कार्टेज है ये एक तरह का परमिशन था जो आप पुर्तगीज से लेंगे और उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। और जो भी आपके व्यापारियों के काफिले होंगे या जहाजें होंगी, जो छोटी छोटी जहाजें होती हैं, उनको ये क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे। किससे? अपनी नौसेना से। इनकी जो पुर्तगीज की जो बड़ी जहाजें हैं जो नौसेना से लैस हैं, जिसमें आर्मी मैन हैं, वो क्या करेंगे? इन छोटी जहाजों को, जो व्यापारियों की जहाजें हैं, ट्रेडर्स की जो जहाजें हैं, उनको क्या देंगे? ये प्रोटेक्शन देंगे। इवन सोचिए इतने ये पावरफुल थे कि उस समय सेंटर में जो मुगल सत्ता थी तो अकबर को भी टैक्स देना पड़ गया था इस रीजन से गुजरने के लिए, है ना। और अगर जिसने टैक्स नहीं दिया, पुर्तगीज उनकी जहाजों को क्या करते थे? डुबा देते थे। तो जो ये पूरा सिस्टम था कार्टज आर्मेडा काफिला सिस्टम, तो ये यही था।
और उस दौर में, अल्बुकर्क के दौर में, पुर्तगीज की तूती बोलती थी इस एरिया में, इतना ज्यादा उनका कंट्रोल था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क के बाद आते हैं नीनो डी कुन्हा। 1529 से 38 तक इनका शासन रहता है। और इन्होंने क्या किया कि 1530 में ये गोवा को अपनी कैपिटल बनाते हैं। अभी तक कैपिटल कहां थी? कोचीन में थी, ठीक है, लेकिन अब कहां कैपिटल हो जाएगी? गोवा में। और इसने गुजरात के शासक से बसीन और दीव को भी जीत लिया। इसके अलावा मद्रास के पास सेंट थामे और बंगाल के हुगली में इसने व्यापारिक कोठियां बनाई। तो नीनो डी कुन्हा से जो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम और देखेंगे जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं वो फैक्ट्स क्या है। तो एक पुर्तगीज गवर्नर था गार्सियो द नारोहा। 1538 में वो गवर्नर बन के आया था और उसने श्रीलंका के मैक्सिमम पार्ट को जीत लिया था और वहां पे क्या किया था? इसने पुर्तगीज कंट्रोल को कायम किया था। इसके बाद 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा जो भारत में गवर्नर बन के आते हैं और इनके साथ सेंट फ्रांसिस जेवियर साउथ इंडिया आते हैं। सीधा सीधा बहुत बार ये पीसीएस के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और इसी अल्फांसो डिसूजा ने गोवा में एक ईसाई धर्म न्यायालय बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जब पुर्तगीज आए थे तो उस टाइम पे सेंटर में मुगल थे। तो किसी मुगल शासक के साथ उनके संबंध अच्छे थे और किसी मुगल शासक के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो अकबर के टाइम की हम बात करें तो अकबर के टाइम में पुर्तगीज और मुगलों के बीच जो रिलेशन थे अच्छे थे और अकबर फर्स्ट टाइम इन पुर्तगीज के टाइम ही गुजरात गया था और वहां जाके उसने जो ये पुर्तगीज जहाजी बेड़े थे उसको देखा था और पुर्तगीजों से मिला भी था। वो अकबर के दरबार में जो ईसाई पादरी थे वो 3 टाइम्स आए, 1580 में, 1590 और 1595। टोटल 3 बार आए। कब? अकबर के दरबार में। और एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो ये है कि 1580 में फादर एकाबीवा और मानफ्रेड जूइस्ट मिशन के तहत अकबर के दरबार में आए थे। यानी फादर एकाबीवा जो है और मानफ्रेड, ये 2 लोग जूइस्ट मिशन के तहत 1580 में अकबर के दरबार में आए थे और इंडिया में पुर्तगीज एम्पायर को एस्तादो द इंडिया कहा जाता था और पांडिचेरी पे सबसे पहले कंट्रोल करने वाले जो लोग थे वो थे पुर्तगीज। अब इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये भी है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 4 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो फर्स्ट पूछा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स जो यूरोपियंस आए थे उनके आने का इंडिया में क्रम क्या था, ठीक है। वो फर्स्ट पेज पे ही आप देख लीजिएगा। जब सबसे पहले आपके वहां पे पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, तो इसके बाद ये पूरा क्रम आपको याद रखना है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडिया में यूरोपियन कंपनियां किस सीक्वेंस में आई थी। इसके अलावा भारत में कब कब उन्होंने कहां कहां फैक्ट्री बनाई थी और जो यूरोपियन कंपनीज थी वो कंपनी यूरोप में कब बनी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि
इंडिया से वापस जाने के क्रम में कौन कौन सी कंपनियां कब कब वापस गई। तो सबसे लास्ट में कौन गया था? सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगीज। ठीक है, इसी तरह वो सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। तो आइए यहां पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं कि भारत में फर्स्ट फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री कब इन्होंने लगाई थी। तो पुर्तगीजों ने सबसे पहले कहा कोचीन में 1503 में, अंग्रेजों ने सूरत में 1608 में। यहां पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट आता है, आपके बुक्स में आता होगा, कहीं कहीं पे मसूलीपट्टनम लिखा होता है और कहीं कहीं पे सूरत लिखा होता है। तो इसमें हुआ यह था कि जहांगीर ने अंग्रेजों को सबसे पहले जो परमिशन दी थी वो दी थी 1608 में ही, कहां पे? गुजरात के सूरत में बनाने के लिए। लेकिन जो पहले से पुर्तगाली थे भारत में, उन्होंने इस चीज का बहुत विरोध किया और गुजरात के व्यापारियों ने भी बहुत विरोध किया। तो अंग्रेज क्या करते हैं, वो साउथ इंडिया चले जाएंगे और 1611 में वहां पे मसूलीपट्टनम में एक टेम्परेरी कंपनी बनाते हैं। लेकिन 1613 में जहांगीर फिर परमिशन देता है और ये जो कंपनी सूरत में 1608 में जो बन रही थी वो 1613 में जाके कंप्लीट होती है। तो अगर आपको यूपीपीसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, अगर सूरत और मसूलीपट्टनम लिखा हुआ है तो वहां पे आप ऑप्शन सूरत को ही सही करेंगे, और अगर ऑप्शन में सूरत नहीं है, मसूलीपट्टनम है, तो आप इसको सही करेंगे। नेक्स्ट, डचों की जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में बनी और फ्रांसीसियों की 1668 में कहां बनी? सूरत। इसी तरह हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी यूरोप में कब बनी। तो अगर हम पुर्तगाली कंपनी की बात करें, एस्तादो द इंडिया नाम था उसका, 1498 में बनी थी। अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो बुक्स में 1599 कहीं कहीं है और कहीं पे आपको 1600 मिलेगा। ठीक है, 1599 में एक्चुअली वो बनी थी, लेकिन उसको परमिशन जो मिला था इंडिया और ईस्ट में व्यापार करने का वो 1600 मिला था। तो बहुत सारी बुक्स में 1600 भी लिखा हुआ होता है। अगर हम डच ईस्ट इंडिया की बात करें तो वो बनी थी यूरोप में 1602 में, डेनिश की बात करें तो 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1664 में, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1731 में। तो ये जो फैक्ट है इन जनरल पीसीएस में जो पुर्तगीजों से पूछा जाता है तो उनके कुछ गवर्नर वायसराय के बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा कौन सी यूरोपीय कंपनी किस सीक्वेंस में आई और कब वो वापस गए, और भारत में फर्स्ट फैक्ट्री कहां उन्होंने लगाई। इसके अलावा जो ये कंपनियां थी यूरोप में ये कब बनी थी। तो ये देखिए, एक तो ये कॉमन नेम हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में वहां पे इनके नेम अलग थे, कभी कभी वो भी पूछ लेता है। तो सारी चीजें एक टॉपिक में कवर करना इतना आसान नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना होगा हमारे साथ। तो वो नेम जो है जो उनके रीजनल नेम थे अपनी लैंग्वेज में, उसको आप बुक्स में जरूर देखिएगा। इससे बाहर तो मेरे ख्याल से पुर्तगीज से बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे। कि जो ना है, अब यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि जो पुर्तगीजों ने इंडिया पे कंट्रोल किया उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है। कि पुर्तगीज लोगों की वजह से, पुर्तगालियों की वजह से भारत और जापान के बीच इन्होंने क्या किया, ट्रेड सबसे पहले स्टार्ट किया। इंडिया और जापान का जो ट्रेड स्टार्ट हुआ उसको स्टार्ट करने का श्रेय किनको जाता है? पुर्तगालियों को। प्रिंटिंग प्रेस भी वो भारत लेके आए थे क्योंकि यूरोप में आ चुका था और गोवा में सबसे पहले स्टार्ट किया था। जहाज निर्माण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू किया, और गोथिक आर्ट यानी जो यूरोपियन आर्किटेक्ट है उसको भी भारत में शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। आप जब रेड फोर्ट में जाएंगे, लाल किला में भी जाएंगे, या इंडिया के किसी कोने में जाइए जहां अंग्रेज थे, ठीक है, और जो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई,
कनॉट पैलेस में आप देख लीजिए दिल्ली में, तो वो उनका अपना आर्किटेक्ट था जो हमारे इंडियन आर्किटेक्ट से अलग था। ठीक है, उनकी जो बिल्डिंग्स की डिजाइन थी वो हमसे अलग अलग थी। उसी को हम गोथिक आर्किटेक्ट या गोथी स्थापत्य कला कहते हैं। इसके अलावा पुर्तगीज बहुत सारी चीजों को भारत लेके आए, जैसे तंबाकू, आलू, मक्का, पाइनएप्पल, मूंगफली, काजू, पपीता, ये सारी चीजें ये पूछ लेता है उसमें पीसीएस के एग्जाम्स में। तो ये सारी चीजें वो लेके आए। अब हम इतना यूज टू हो चुके हैं, अगर कोई कहता है कि आलू इंडिया में नहीं था, वो बाहर से लाया गया है, तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। अब इतने 100 साल गुजर चुके हैं और वो हमारे कल्चर में, हमारे खाने में इतनी ये सारी चीजें समाहित हो चुकी हैं कि हमें ये लगता है कि हमारे इंडियन ओरिजिन की ही होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अराइवल ऑफ यूरोपियंस यानी भारत में यूरोपियों का आगमन हम देख रहे थे, उनमें हमने ये कॉन्सेप्ट समझा कि वो भारत क्यों आए। ठीक, उसके अलावा जो भी गवर्नर थे पुर्तगीज, उनके बारे में देखा, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब पुर्तगालियों ने इंडिया पे कंट्रोल किया तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ा, वो भी हमने देखा। तो लगभग आपका इस टॉपिक से, अगर इसको अच्छे से आपने याद कर लिया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर जाएंगे। और इसके बाद डच, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पीसीएस में पूछे जाते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे पर टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, है ना। और साथ ही साथ संपूर्ण आईएएस पीसीएस प्लेटफॉर्म पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं जो यूपीएससी में सिलेक्टेड है और स्टेट पीसीएस में सिलेक्टेड है। 1-to-1 आपको कॉल पे आपकी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। जो भी पढ़ने लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो, या कंटेंट सिलेक्शन की बात हो, या मेंस आंसर राइटिंग की बात हो, या ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात हो, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, या आपको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं कि सर पढ़ते हैं याद नहीं होता है ना, या बहुत सारे डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं, दिमाग फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, तो उन सारी समस्याओं को हमारे मेंटर्स आपके साथ डील करेंगे। आपको करना क्या है, आपको केवल इतना करना है कि ये जो दिए गए नंबर हैं, इन नंबर पे कॉल करें और 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। इसके अलावा आपकी मेंस की जो कॉपियां हैं वो भी इस नंबर के थ्रू हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे मेंस की भी कॉपियां आपकी चेक होंगी। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सब कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए विजन के साथ। थैंक यू।